नेगोशिएबल एक्ट में चैप्टर नंबर 16 डील करता है इंटरनेशनल लॉ के ऊपर। छोटा सा ये चैप्टर है, सिर्फ 4 सेक्शन का, 134 से 137। पहले ये चैप्टर इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में नहीं डाला था, तो डैट मीन्स आज तक ना प्रश्न इसके ऊपर आया है। लेकिन जो इंस्टीट्यूट का नया स्टडी मटेरियल आया उसके ऊपर उन्होंने सेक्शन नंबर 134 जरूर अपने स्टडी मैट में डाला है। तो आपके एग्जाम के लिए ये बड़ा क्रूशियल हो जाता है, तो इसलिए सेक्शन को अच्छे से कीजिए। सिर्फ एक सेक्शन डाला है, दैट मीन्स बाकी सेक्शन उन्होंने स्टडी मैट में नहीं डाले। तो स्टिल मैं आपको ये लेक्चर देने जा रहा हूं, फटाफट ये लेक्चर होगा। लेकिन 134 मैं ही कहूंगा एक बड़ा अच्छा सेक्शन है, जिसके ऊपर एग्जाम में बहुत बढ़िया एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पीपी पूछी जा सकती है। एंड दिस विल बी द हॉट सेक्शन आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो बच्चों इसे गौर से समझिएगा, क्या कहता है 134। पहली बात, इंटरनेशनल लॉ का आपको यहां लॉजिक समझना चाहिए। देखिए, आपको याद हो, आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ के आते हैं, जिसके अंदर सेक्शन 11 में आप पढ़ते हो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, और चैप्टर 12 में आप पढ़ते हो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो याद कीजिएगा, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के ऊपर 2 कंडीशन होती थी, एक मेड इन इंडिया, दूसरी में ऑप्शन होता था। एक ऑप्शन ये था पेबल इन इंडिया, या दूसरा था और डाल के ड्रॉन अपॉन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट इनलैंड नहीं है तो हम कहते थे सेक्शन 12 में उसे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, जैसे बना ही देश के बाहर है। इसलिए समझना ये चाहिए चैप्टर 16 का लिंक किससे है, सेक्शन 12 फॉरेन इंस्ट्रूमेंट से है। क्या कहता है? कहता समस्या होगी, क्योंकि अगर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है तो बाहर का लॉ भी लगेगा, अमेरिका इंग्लैंड कोई भी कंट्री हो। अब क्या हमें उनका लॉ आता है? नॉट एट ऑल। लेकिन नेगोशिएबल एक्ट अंग्रेजों ने बनाया और इस चीज का भी उन्होंने ध्यान रखा, क्योंकि वो इंडिया में थे, इंग्लैंड तो है ही अलग से। तो 134 सेक्शन में उन्होंने कहा लायबिलिटी किसकी? मेकर की, नोट में होती है, एक्सेप्टर की, बिल में होती है, राइट। और आप पढ़ के आते हैं कि एक्सेप्टर और मेकर की हमेशा प्राइमरी लायबिलिटी होती है, और इन दोनों की लायबिलिटी के ऊपर बेटा सेक्शन आता है 32। और हम ये भी पढ़ के आते हैं इंडोर्सर जो होता है वो लायबल होता है टुवर्ड्स सब्सिक्वेंट पार्टी, सेक्शन 35 में। सो 3 लोगों की बात करी गई है, ये हो गए पार्टी प्राइमरी लायबल, एक हो गया इंडोर्सर, इनकी लायबिलिटी। लेकिन किस केस में? अगर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट एज आई शेयर्ड विद यू, सेक्शन नंबर 12। तो बेटा ये कहता है जब तक कुछ अलग ना लिखा हो, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी, मींस अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय कुछ आपने अलग लिख दिया तो लॉ अलग हो सकता है, वरना लॉ ये होगा। कहता है जो लायबिलिटी है मेकर की कहो या ड्रॉर की, प्लीज ध्यान से देखना, मेकर नोट में हुआ, ड्रॉर बिल के केस में हुआ। और आप सारे जानते हैं ड्रॉर, प्लीज ये पक्का याद हो, ड्रॉर की लायबिलिटी आती है सेक्शन 30 में, मेकर एक्सेप्टर की आती है 32 में, इंडोर्सर की आती है 35 में। ये पुराने सेक्शन पक्का आपको याद होने चाहिए। तो कहता है अगर आप मेकर हैं नोट के या ड्रॉर हैं बिल के, और साथ में देखिए ड्रॉर तो किस केस में आता है? चेक के केस में भी आता है, और चेक के केस में आप पढ़ के आते हैं ड्रॉर की लायबिलिटी अंडर सेक्शन 138 में। तो कहता ये तीनों इंस्ट्रूमेंट क्या है? फॉरेन है। यहां 2 चीजें पकड़ लें, मेकर और ड्रॉर की अगर लायबिलिटी बन जाए। अब देखिए अगर ड्रॉर की लायबिलिटी बन गई और बिल के केस में बनी, तो ये नॉर्मली आपको पता होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉर की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है, लेकिन उसकी लायबिलिटी प्राइमरी भी हो जाती है। कब हो जाती है? अगर एकोमोडेशन बिल है या बिल की क्या नहीं हुई एक्सेप्टेंस। तो ये सारा लॉ आपको आना चाहिए। तो कहता है जहां तक मेकर और ड्रॉर है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके लिए लॉ कहां का लगेगा? इज रेगुलेटेड बाय द लॉ ऑफ प्लेस वेयर इंस्ट्रूमेंट मेड। वाई ऐसा लिखा मेड? अरे अंडरस्टूड है, ड्रॉर ही बिल या चेक बनाता है, मेकर ही बनाता है नोट, तो जहां उसने बनाया वो लॉ लगना चाहिए। एंड लायबिलिटी किसकी? एक्सेप्टर की या इंडोर्सर की, उसके लिए लॉ कहां का लगेगा? ऑफ लॉ ऑफ द प्लेस वेयर इंस्ट्रूमेंट इज मेड पेबल। तो देखिए देश अलग हो सकते हैं, बनाने वाले की लायबिलिटी के ऊपर लॉ बनेगा उस देश का जहां पे इंस्ट्रूमेंट बना, और एक्सेप्टर ने पैसे देने होते हैं, इंडोर्सर ने पैसे देने होते हैं, उनका लॉ कौन सा लगेगा? उस देश का लॉ जहां पे आपने क्या करनी है? पेमेंट करनी है। जैसे ये इलस्ट्रेशन देखिए,
इलस्ट्रेशन का यहां मतलब क्या है, जो खुद कानून ने, सेक्शन ने, इलस्ट्रेशन लॉ का ही हिस्सा है क्योंकि सेक्शन के अंदर दी गई है, मेरा एग्जाम्पल नहीं है। कहता मान लीजिए एक बिल ड्रॉ हुआ कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया है अमेरिका में, कहता वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI पूरा लिखना चाहे लिख सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है 25% है। कहता ये एक्सेप्ट किया बी ने, तो एक हो गया ड्रॉर, एक हो गया एक्सेप्टर। कहता ये पेबल है वॉशिंगटन, अगेन अमेरिका में है, लेकिन वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट उस इलाके का 6% है। कहता बिल ऑफ एक्सचेंज इंडोर्स होते हुए भारत में आ गया और डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया, कार्रवाई करोगे, एक्शन लिया गया ऑन बिल। इज ब्रॉट किसके खिलाफ, बी के खिलाफ। क्यों बी के खिलाफ, क्योंकि बी ने किया था एक्सेप्ट। तो हमने यहां क्लियरली पढ़ा एक्सेप्टर के लिए लॉ कहां का लगेगा, जहां पे इंस्ट्रूमेंट इज मेड पेएबल। तो बेटा इंस्ट्रूमेंट कहां पे मेड पेएबल है, तो हमने यहां पढ़ा था कि बी ने एक्सेप्टेंस करी, पेएबल कहां पे है, वॉशिंगटन में है। तो वॉशिंगटन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% है। तो बी की लायबिलिटी क्या बनेगी, 6% ना कि 25%। लेकिन मान लो अगर हम ये कहें ड्रॉर की लायबिलिटी देखनी है, तो हमने कहा था ड्रॉर की लायबिलिटी के लिए लॉ कहां का होगा, जिस इलाके में इंस्ट्रूमेंट बना। तो हाउएवर इफ ए इज चार्ज्ड एज ड्रॉर, तो उसके लिए इंटरेस्ट 6 नहीं 25% होगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है और मैं ये कहूंगा कॉपी पेस्ट इसके आने की एक अच्छी संभावना बनती है एग्जाम के लिए। फिर से आराम से याद कर लीजिए, कहता अगर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है तो लॉ कहां का लगेगा। कहता अगर आप इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले हो, नोट में मेकर, बिल में ड्रॉर, चेक में ड्रॉर, तो वहां का लॉ जहां बना। लेकिन अगर हम एक्सेप्टर की लायबिलिटी निकाल रहे हैं बिल के केस में, इंडोर्सर की लायबिलिटी निकाल रहे हैं, तो लॉ कहां का लगेगा, जहां जिस इलाके में आपने पेमेंट करनी थी। जैसे इस पर्सन में एक्सेप्टर ने पेमेंट करनी थी कहां, वॉशिंगटन में। तो 134 मेन है, क्योंकि बता दूं अगले सेक्शन स्टडी मैट में नहीं लिखे हैं, तो जैसे मैं यहां लिख रहा हूं नॉट इन स्टडी मटेरियल, बट फिर भी इनको छोटे से पैमाने पे मैं आपको जरूर करवाने जा रहा हूं। नॉट इन स्टडी मटेरियल, नॉट इन स्टडी मटेरियल, हल्की से इसके नॉलेज ले लीजिए, वो भी आसान हिंदी देसी भाषा में। देखिए तो 135 सेक्शन कहता है लॉ ऑफ प्लेस ऑफ पेमेंट गवर्न्स डिसऑनर। अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया, डिसऑनर पे बच्चों आपको यह पता होना चाहिए, चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ते हैं सेक्शन 91 से 98 कि डिसऑनर हो गया, नोटिस देना है, ट्रांसमिट करना है, कैसे करना है, ये वो सब पढ़ते हैं हम। तो कहता अगर डिसऑनर हो गया तो लॉ कहां का लगे, तो कहता लॉ जहां बना है इंस्ट्रूमेंट वहां का नहीं, बल्कि जैसे जहां पेमेंट होनी है वहां का लगना चाहिए। बस इतना सा, यही मैंने हिंदी में यहां लिख के दे दिया। अगर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है एंड डिसऑनर हुआ तो लॉ चैप्टर 8 के हिसाब से नहीं जो आप पढ़ के आते हैं, रादर उस जगह के हिसाब से जहां पेमेंट होनी थी। जैसे 134 की इलस्ट्रेशन के हिसाब से पेमेंट कहां होनी थी, वॉशिंगटन में, बना कैलिफोर्निया में था, तो वॉशिंगटन का लॉ, राइट। और उसमें हमने देखा क्या हो गया था, डिसऑनर हो गया था। केस कहां किया आपने, बी के खिलाफ इन इंडिया किया, और हमने पढ़ा था बी इज लायबल फॉर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, क्लियर। एंड अगर ए चार्ज एज ड्रॉर है तो हमने पढ़ा था इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 25%, जो उसमें पढ़ा, क्लियर। तो मेन है डिसऑनर के ऊपर लॉ कहां का लगेगा, जहां इंस्ट्रूमेंट मेड पेएबल है। 136 कहता है इंस्ट्रूमेंट मेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो गया लेकिन हिंदुस्तान के बाहर बनाया, बट एज पर इंडियन लॉ। 136 कहता है इंस्ट्रूमेंट बना देश के बाहर बट एज पर भारतीय लॉ। तो कहता है इससे इंडोर्समेंट एटसेट्रा पे कोई फर्क नहीं। मतलब भारत के बाहर बना रहे हो, भारतीय लॉ के मुताबिक बना रहे हो, तो कोई कहेगा क्यों बना रहे हो, तो कोई टेंशन नहीं है, बनाते रहिए, एंडोर्समेंट जैसे होती है वैसे होती रहेंगी। एंड 137 कहता है प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन लॉ, मतलब हम तो इंडिया में हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है लेकिन इंडिया अगर इन्वॉल्व है तो हम यही मान के चलेंगे, क्योंकि देश तो बहुत सारे हैं, हम प्रज्यूम करेंगे
कि उस देश का लॉ भी सेम वही है जो भारत में है। प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन लॉ प्रिज्यूम्ड सेम एज इन इंडिया। 3 सेक्शन आए। 134 ड्रॉर मेकर की लायबिलिटी जहां पे इंस्ट्रूमेंट बना, एक्सेप्टर इंडोर्सर की लायबिलिटी जहां पे पेमेंट करनी थी। 135 कहता है अगर डिसऑनर हुआ तो लॉ कहां का जहां पेमेंट होनी थी। 136 कहता है हिंदुस्तान के बाहर बना लेकिन भारतीय लॉ के मुताबिक बना तो इंडोर्समेंट वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको शॉर्ट में लिखा है, मैं इतना गहराई में नहीं जा रहा हूं क्योंकि स्टडी मैट में भी नहीं है। एंड 137 अगर फॉरेन लॉ की बात करेंगे तो हम मान के चलेंगे वो सेम एज इंडियन लॉ है। थैंक यू।